हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। और मैं हूं आपका एजुकेटर महफूज आलम। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम लोग नया क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर को उठाने जा रहे हैं और ये चैप्टर है 10th क्लास हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। जब नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कई सारे फ्रीडम फाइटर का हमारे माइंड में बातें आती हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेशनल कांग्रेस। लेकिन 10th क्लास में सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाने में किस तरह से स्ट्रगल किए उसका इसमें जिक्र नहीं है। उसके बाद नेशनल कांग्रेस ने किस तरह से स्ट्रगल किया उसका इसमें मेंशन नहीं है। मेंशन किया गया है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के जमाने में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद कौन कौन सा मूवमेंट चलाया और किस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने टेरिफाइड किया, उन लोगों को भयभीत किया, उसका पूरा स्टोरी सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज़्यादातर हमारा फोकस महात्मा गांधी के ऊपर रहेगा कि महात्मा गांधी ने किस तरह से स्ट्रगल किया देश को आज़ादी दिलाने में। तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जानेंगे कि महात्मा गांधी कौन है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 में पोरबंदर में हुआ था। इनका स्कूलिंग भारत में हुआ, लेकिन इन्होंने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में जाके कंप्लीट किया था। और इंग्लैंड में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1893 में लीगल मैटर के लिए ये साउथ अफ्रीका गए और तकरीबन साउथ अफ्रीका में 21 साल का समय गुजारा और फिर 1915 में वो भारत लौट आए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी ने तकरीबन 4-5-6 मूवमेंट चलाया, जिसमें खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, जिसमें अहमदा मिल के जो लेबर हैं उनका मूवमेंट है। उसके बाद से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। उसके बाद से उन्होंने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया। लेकिन महात्मा गांधी ने जो भी मूवमेंट चलाया, सारा मूवमेंट सत्याग्रह पे आधारित था। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया 1920 में, सत्याग्रह पे आधारित था। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट चलाया 1930 में, सत्याग्रह पे आधारित था। उसके बाद से चंपारण में उन्होंने मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह पे आधारित था। तो सत्याग्रह है क्या? महात्मा गांधी ने अपने बुक में सत्याग्रह को डिफाइन किया था और उनका मानना था कि अंग्रेज व्यक्तिगत रूप से हमारे दुश्मन नहीं है। उनका मानना था कि अंग्रेज लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों के जो मेथड है, जो वो दमन कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उसको लेकर के है। और हमारी लड़ाई बंदूक के बल पे नहीं है, हमारी लड़ाई तलवार के बल पे नहीं है, बल्कि नॉन वायलेंस के ऊपर है, बिना हिंसा के है, अहिंसा पे आधारित है। तो उनका मानना यह था कि सत्याग्रह के अंदर अगर कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसके लिए फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट ऑपरेसर। जो दमनकारी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। लोहा, कुल्हाड़ और रम्मा, लकड़ी, बंदूक, तलवार, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि हम शांतिपूर्वक तरीके से एक ऐसे मेथड अपना करके हम इनको परास्त कर सकते हैं और अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। दूसरी बात एक बार फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। सत्याग्रह में उन्होंने बताया कि बिना हिंसा किए, यानी कि अंग्रेजों को मारना नहीं है, बिना जो है अटैक किए, ऐसा मेथडोलॉजी अपनाना ताकि अंग्रेज लोग
परेशान हो सकें और देश छोड़ने पे विवश हो सकें। तो उनके सारा आंदोलन सत्याग्रह पे आधारित था और सत्याग्रह का मतलब यही है कि बिना हिंसा किए लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और जो है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आ गए और जब वो इंडिया आए तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का दबदबा था और बहुत सारे लोग परेशान थे। किसान लोग परेशान थे, उनको ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था। कई जगहों पे जो है क्या बोलते हैं फेमाइन का हालत था, कई लोग भूखे मर रहे थे। सारा सिस्टम इधर से उधर हुआ पड़ा था और लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी ने जब पता चला महात्मा गांधी को कि बिहार के चंपारण में किसानों को जबरन नील की खेती कराई जा रही है, इंडिगो की खेती कराई जा रही है और उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो महात्मा गांधी ने भारत आने के बाद सीधे 1916 में ये चंपारण जाते हैं और चंपारण जाने के बाद इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं और जो किसान होते हैं उनको आह्वान करते हैं कि आप लोग इंडिगो की खेती मत करो, आपको जो बेहतर लगता है उसकी खेती करो। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा खेती कर सकते हो जिससे आपका पेट भर सके, आपको खाना मिल सके, आप उसकी खेती करो और अंग्रेजों की बात मत मानो। और इस तरीके से पहला बगावत अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण में किया और पहले ही टाइम में महात्मा गांधी हाईलाइट हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से हाईलाइट हो गए। और हाईलाइट होने के बाद कितने सारे किसान की आशा महात्मा गांधी से जुड़ गया और किसानों ने नील की खेती करने से, इंडिगो की खेती करने से मना कर दिया और जो है इस तरीके से चंपारण में महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया। अब आते हैं उसके बाद 1918 में पता ये चलता है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है वहाँ पे फसल नष्ट हो गया था, फसल तैयार नहीं हुआ था और कई ऐसे लैंडलॉर्ड थे जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों से लगान की वसूली कर रहे थे, उनसे टैक्स मांग रहे थे, जिसको किसान देने में असमर्थ थे, देने में एबल नहीं थे। महात्मा गांधी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और जाने के बाद किसानों को आह्वान करते हैं कि आप लोग जो है लैंडलॉर्ड को टैक्स न दें क्योंकि आपका फसल जो है सही नहीं हुआ है, आपका फसल सही ढंग से उपज नहीं आया है। तो इस तरीके से जो सेकेंड सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था। थर्ड उन्होंने मूवमेंट चलाया अहमदाबाद कॉटन मिल के अंदर 1918 में, जब अहमदाबाद के मिल के वर्करों ने बड़े पैमाने पे सैलरी की डिमांड कर रहे थे। उनका मानना था कि जो सैलरी सरकार दे रही है, ब्रिटिश सरकार दे रही है, वो सफिशिएंट नहीं है और उनकी सैलरी जो है 50% जो है इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। जिसको लेकर के महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचते हैं और अहमदाबाद कॉटन मिल के मजदूरों के साथ हड़ताल पे चले जाते हैं। बड़े पैमाने पर हड़ताल होता है और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इस आंदोलन से भयभीत होकर के डिसाइड करती है कि ठीक है, हम 35% जो सैलरी है वो बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने काफ़ी सक्सेसफुल जो है उन्होंने आंदोलन चलाया चंपारण में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में और अहमदाबाद कॉटन मिल में। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट जो है उस समय पास किया गया जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में ही थे। और अब जाने कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था। इस कानून के अंदर यह था कि अंग्रेज का कोई भी सिपाही हिंदुस्तानी को यानी कि इंडियन पीपल को किसी भी वक्त गिरफ्तार करके बिना पूछताछ किए, बिना उसका फरियाद सुने जेल में डाल सकता है। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा मानव अधिकारों का हनन वाला ये कानून था कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से उठा करके,
चाहे वो खेत में हो, चाहे रोड पे हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, कहीं से सरकार उठा करके उसे जेल में डाल सकती थी, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपना पक्ष रखे उसको अंदर कर सकती थी, जिसको लेकर के पूरे भारत में बवाल हुआ। गौर से सुनिएगा आप लोग, पूरे भारत में बवाल हुआ, कई सारे जगहों पे स्ट्राइक हुआ, कई सारे जगहों पे हड़ताल हुआ, कई सारे जगहों पे लोगों ने बिल्डिंग को तोड़ दिया। और रॉलेट एक्ट को लेकर के एक सबसे ऐतिहासिक जो दुखद घटना हुआ वो जालियांवाला बाग घटना है, जो 13 अप्रैल 1919 को घटा। कहाँ पे? अमृतसर में जालियांवाला बाग में। वहाँ पे बहुत सारे लोग उस बाग के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे इस काले कानून के खिलाफ, यह जो रॉलेट एक्ट के काले कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे। और बहुत ऐसे लोग थे जो बैसाखी मेला में घूमने आए थे, बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय अंग्रेज एक जनरल डायर, उसने क्या किया कि जो जालिया बाग का जो गेट था उसको बंद करा दिया और अपने मिलिट्री को सामने खड़ा किया। और खड़ा करने के बाद बिल्कुल निहत्थे लोगों के ऊपर नॉन स्टॉप गोलियों की बारिश करा दी। और गोलियों की बारिश करने के बाद कितने लोग मारे गए उसमें, जालियांवाला बाग में। जो एक दुखद घटना, आज भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो जालियांवाला का बाग जरूर सामने आता है। तो जनरल डायर ने जो किया, 2 साल पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भारत से माफ़ी मांगते हैं कि ये काम जो जनरल डायर ने किया ये सही नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल डायर जो है इस घटना के बाद जब ब्रिटेन गया था तो ब्रिटेन वालों ने उसे लायन कहा था, शेर कहा था इस घटना के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक काला कानून था जिसमें निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला करके अंग्रेजों ने कितने लोगों को मार दिया। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तुर्की जो है कई सारे मुल्कों पे हुकूमत कर रहा था, कई सारे देश को अपना कॉलोनी बनाया हुआ था, अपना उपनिवेशवाद बनाया हुआ था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो है हार गया, ब्रिटिश की सेना से, रूस की सेना से हार गया। हारने के बाद तुर्की के अंदर खलीफाओं का हुकूमत था। आप ये थोड़ा सुनिए, तुर्की के अंदर खलीफाओं का हुकूमत था और ये इस्लामिक ढंग से हुकूमत कर रहे थे। और जब भारत के लोगों को पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खलीफाओं के हुकूमत को ख़त्म करने जा रही है और वहाँ पे रिपब्लिक ला रही है, तो इंडिया के मुस्लिम जो है यूनाइट होना शुरू हुए। और वे लोग यूनाइट होने का मेन मकसद इस बात का था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, जो इस्लामिक गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है, इसको रोका जाए और जो है ब्रिटिश के कान में ये बात डाला जाए। तो इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट को ऑपरेट करने का श्रेय जाता है शौकत अली और मोहम्मद अली को, जिन्होंने 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया। और खिलाफत कमेटी का गठन करने के बाद महात्मा गांधी उनसे मिलते हैं और उनसे मिलने के बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोगों को एक साथ मिलकर के जो है आंदोलन चलाना चाहिए। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों एक साथ कंबाइन हो गया। और फिर 1920 को जो नेशनल कांग्रेस थी उसका अक्सर बैठक हुआ करता था, उसने भी इस बात को एडॉप्ट कर लिया कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहिए। समझ रहे हैं आप, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाना चाहिए। तो अब आता है खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैंने तो बता ही दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में बनी हुई है, इसका कारण ये है कि लोग
ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, लोग मिलिट्री में काम कर रहे हैं, लोग स्कूल में काम कर रहे हैं, लोग कोर्ट में काम कर रहे हैं। अगर ये लोग काम करना बंद कर दें, लोग मिलिट्री से रिजाइन दे दें, लोग स्कूल से रिजाइन दे दें, लोग कोर्ट से रिजाइन दे दें, लोग तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे रिजाइन दे दें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप कोलैप्स कर जाएगा और फिर ब्रिटिश को यहाँ से भागने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन इस बात से है कि सहयोग नहीं करना है। असहयोग आंदोलन का मतलब सहयोग नहीं करना है ब्रिटिश का। और महात्मा गांधी ने ये आंदोलन 1920 में चलाया और इस 20 के अंतर्गत महात्मा गांधी को जो टाइटल दिया गया था उस टाइटल को उन्होंने जो है गिव अप कर दिया, त्याग दिया। और उसके बाद से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भारत के अंदर जो है कई सारे ब्रिटिश इंडिया में मिलिट्री के पद पर थे, उन्होंने मिलिट्री से रिजाइन देना शुरू किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज को इन्होंने बाइकआउट करना शुरू किया। उसके बाद से पुलिस में जाने से कई लोगों को रोकना शुरू किया और कई ऐसे लोग थे जो पुलिस में काम कर रहे थे, उनको कहा गया कि आप जो है आप रिजाइन दे दीजिए। उसके बाद कोर्ट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर कई सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर रिजाइन देना शुरू किया और इससे जो है जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरी तरह से भयभीत हो गई कि आखिर सभी लोग रिजाइन दे देंगे तो हमारा शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। इसके अलावा बहुत ऐसे ट्रेडर थे इंडियन जो ब्रिटेन के बने हुए सामान इंडिया में बेचते थे, उन लोगों ने भी सामान को बेचने से मना कर दिया और इस तरीके से ये बड़े पैमाने पे ये मूवमेंट चला, बड़े पैमाने पे ये मूवमेंट चला और काफ़ी सक्सेस रहा, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से भयभीत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो स्टोरी है वो इस बात से है कि अवध में क्या हुआ। अवध में जो है बाबा रामचंद्र सन्यासी, जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया, लीड किया। अवध के अंदर कई ऐसे लैंडलॉर्ड थे, कई ऐसे जमींदार थे, कई ऐसे तालुकदार थे जो किसानों को बेगार के रूप में काम करा रहे थे, यानी कि काम करा रहे थे, पैसा नहीं दे रहे थे। इसके अलावा उनसे कई तरह का टैक्स वसूल रहे थे, कई तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा था, जिसको लेकर के ये जो बाबा रामचंद्र देव हैं, इन्होंने आंदोलन किया और किसानों को यूनाइट करने का काम किया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू 1920 को अवध पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ध्यान दीजिएगा वहाँ पे एक किसान सभा का गठन करते हैं। वहाँ पे जो है किसान सभा का गठन करते हैं और फिर इसकी ब्रांचें जो है 300 ब्रांचें पूरे इंडिया में बन जाती है। और फिर यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे लागू किया जाता है और बहुत सारे किसान जो है वह टैक्स देने से मना कर देते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का नॉन वायलेशन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध में भी चलता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो टॉपिक है वो ये है आगे जो आंध्र प्रदेश एक हिल था, गुडेम हिल। आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेम हिल के अंदर जितना भी जंगल था अंग्रेजों ने उसको कब्जा कर लिया था। और हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत में कई ऐसे नोमैडिक पीपल थे, जिनका पूरा लाइफ जंगल के ऊपर डिपेंड था। वो अपने जानवरों को जंगल में ले जाते थे, वहीं रहते थे, लकड़ियों को काटते थे, उनसे उनका जीविका चलता था। अंग्रेज लोग आने के बाद हिंदुस्तान में जंगलों को रिजर्व घोषित कर दिया और कहा कि कोई एंट्री नहीं कर सकता है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश में जो पास्टोलिस्ट आप समझ रहे हैं, चारवाहा जो लोग थे और जो नोमेड्स लोग थे, उनका लाइफ जो है खराब होने लगा, उनका लाइफ खतरे में आने लगी। जिसके बाद से क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके बाद वहाँ पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला
जो है ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसका मकसद ये था कि वहाँ पे अटैक करना, हमला करना अंग्रेज़ों के मिलिट्री के ऊपर, अंग्रेज़ों के सेना के ऊपर, जिसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसका नाम आता है अलवरी सीतारमन राजू। अलवरी सीतारमन राजू, जिन्होंने घोषित किया आंध्र प्रदेश के ये जो हिल है कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ और मेरे अंदर वो पावर है जो किसी और के पास पावर नहीं है। और फिर इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा उठाए गए जो कदम था कि हमें जो है शराब नहीं पीना है, उसको एडप्ट किया। महात्मा गांधी द्वारा अपनाया गया जो मेथड था कि हमें इंडियन ड्रेस को अपनाना है, खादी अपनाना है, इसको अपनाया। और अपनाने के बाद वहाँ पे ये सीतारमन ने जो है राजू ने हमला कर दिया वहाँ पे पुलिस स्टेशन के ऊपर, पुलिस ऑफिसर के ऊपर। और 1924 में सीतारमन को गिरफ्तार किया अंग्रेज़ों ने और 1924 में सीतारमन राजू को फांसी पे चढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया और किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, ये पूरा स्टोरी हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर, 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर मेरे बताए हुए लेक्चर से अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज तक के लिए इतना ही।